जो लोग लेट ज्वाइन करें उनको दोबारा से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल देंगे, नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। जितने लोगों ने ज्वाइन किया वो अपनी अटेंडेंस जरूर डाल देना। ओके, तो आज हमारा टॉपिक ये रहने वाला है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिकल फिटनेस क्या होती है, फिटनेस क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होती हैं। तो फिटनेस कंपोनेंट वैसे तो बहुत सारे होते हैं। हमने दो तरीके के फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। कुछ होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट, कुछ स्पोर्ट्स के फिटनेस कंपोनेंट। हेल्थ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट 5 होते हैं, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो होते हैं वो 5 के अलावा 6 और होते हैं। स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर अगर फिटनेस कंपोनेंट देखे जाए तो 11 होते हैं, पर हम यहाँ पर मेन जो फिटनेस कंपोनेंट्स है ना, मेजर फिटनेस कंपोनेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। और वो 4 मेजर फिटनेस कंपोनेंट है, एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इन 4 के बारे में हम बात करेंगे। और टॉपिक ये है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो डिटरमाइन करते हैं फिजिकल फिटनेस, जो फिटनेस है तुम्हारी उसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि वो उनको अफेक्ट करते हैं। क्या चीज़ है तुम्हारे शरीर में जो डिसाइड करेगी कि तुम्हारी एंड्योरेंस अच्छी है या नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है, स्पीड अच्छी है या नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया जो फंक्शनिंग है, जो फंक्शनल चीजें हैं, जो काम करने की वजह से तुम्हारी फिटनेस अफेक्ट होती है, अच्छी या बुरी होती है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले जो एंड्योरेंस के बारे में बात करेंगे। एंड्योरेंस होती क्या है? अगर तुम्हें याद होगा 11th में इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। एंड्योरेंस जो होती है वो होती है तुम्हारे किसी काम को देर तक करने की क्षमता, थकने के बाद भी। थकने के बाद भी जब हम किसी काम को देर तक कर सकते हैं तो उसे एंड्योरेंस कहा जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में एंड्योरेंस को स्टैमिना कहा जाता है। तो स्टैमिना तो तुम लोग सभी जानते हो, जो ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है या ज़्यादा देर तक साइकिलिंग कर सकता है, ज़्यादा देर तक और तेज, और जो या फिर जो ज़्यादा देर तक स्विमिंग कर सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी जो ज़्यादा देर तक की जाती है वो एंड्योरेंस कहलाती है, थकने के बाद भी, और जिसमें लार्ज मसल्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला फैक्टर्स क्या है जो एंड्योरेंस को अफेक्ट करता है, एंड्योरेंस अच्छी होगी नहीं है, वो होता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा तो एंड्योरेंस कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो एंड्योरेंस ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हमारे आरबीसीज बढ़ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स बढ़ने से हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ जाएगी ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने की। तो ब्लड वॉल्यूम एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी एंड्योरेंस को अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, VO2 मैक्स जिसे बोलते हैं। VO2 मैक्स का मतलब है वॉल्यूम, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। तो अगर हम पूरा इसका मतलब देखें, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऑक्सीजन यूज़ कर सकता है एक बार के अंदर। तो ये कहीं न कहीं ब्लड वॉल्यूम से ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा शरीर के अंदर। तो हम इसको एक अलग टर्म से भी जान रहे हैं, वो है VO2 मैक्स। तो VO2 मैक्स, अब आप अगर दौड़ रहे हो तो तुम आप लोगों का बस ये यही नहीं है कि ब्लड ही ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। ब्लड तो चलो ऑक्सीजन लेकर आ रहा है और पूरे शरीर में लेके जा रहा है, लेकिन उसके बाद तुम्हारा शरीर भी इस लायक होना चाहिए कि वो उस ऑक्सीजन को यूज कर पा रहा है। हमारे शरीर के अंदर
ऑक्सीजन की यूटिलिटी है या नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी फिटनेस कैसी है, हम रोजाना रनिंग करते हैं नहीं करते। 11th में याद होगा मैंने बताया था हमारी कुछ रिजर्व में रहती है कैपिलरीज। कैपिलरीज वो जगह है जहाँ से ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे सेल्स को। तो कैपिलरीज रिजर्व में रहती है जब हम उसे यूज नहीं करते। अगर मान लो कोई इंसान रनिंग नहीं करता, दौड़ वगैरह नहीं लगाता, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसकी शरीर की जो कैपिलरीज होती है वो रिजर्व में आ जाती है। वो यूज नहीं होती है लेकिन रिजर्व में रहती है। लेकिन उसको यूज में लाने के लिए टाइम लगता है। आप लोगों को रोजाना रनिंग करनी पड़ेगी, रोज स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके वो रिजर्व कैपिलरीज खुल जाती है। और वो जब खुल जाती है तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स को पहुंच रही होती है। और हमारे जब बॉडी को ज्यादा सेल्स ऑक्सीजन पहुंचती है सेल्स को, तो हमारा शरीर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी को है या नहीं है, VO2 मैक्स ये बताती है। और ये भी हमारा एक फिटनेस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर है। इसके बाद है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में हमारा हमारा जो दिल हमारा दिल 1 मिनट में कितना खून पंप कर रहा है। 1 मिनट में हमारा दिल कितना खून पंप कर रहा है। अ, आप लोगों को याद होगा 11th में हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि हार्ट की 4 स्ट्रक्चर्स होती है, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, नीचे वाले पार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है, वो वहाँ से ब्लड निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो अगर हमारा हार्ट में का चैम्बर का साइज़ बड़ा है, चैम्बर अगर बड़ा है तो वो ज़्यादा खून को पंप करेगा। और अगर वो ज़्यादा खून को पंप करेगा तो ज़्यादा खून हमारे बॉडी में पहुँचेगा। और ज़्यादा खून पहुँचेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है वो एक फैक्टर हो जाता है जो हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा हमारा ब्लड पंप होगा उतना ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। इसके बाद नेक्स्ट है पल्मोनरी डिफ्यूजन। पल्मोनरी डिफ्यूजन जो टर्म आया है वो लंग्स के अंदर हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहां से आया। पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है। डिफ्यूजन का मतलब है गैस का एक्सचेंज होना, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। जब आप सांस लेते हो तो सांस लेते वक्त एयर तुम्हारे लंग्स में जाती है। और एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरी गैसेस भी होती है। लेकिन तुम्हारे लंग्स की बनावट इस तरीके से है जिसमें ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाता है, बाकी सारी गैसेस बाहर चली जाती है। और जो तुम्हारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी शरीर से बाहर निकल जाती है। तो तुम ये देख रहे हो, ये एक ब्लड वेसल है जो जिसमें ब्लड सेल्स आ रहे हैं। और अंदर वाला जो हिस्सा है, जो रेड कलर वाला है, वो तुम्हारे लंग्स को दिखा रहा है, एल्वियोलाई को दिखा रहा है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर पे बाद में बात करेंगे जब हम रेस्पिरेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पर ये वो जगह होती है जहाँ पे पल्मोनरी डिफ्यूजन होता है, मतलब गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल के लंग्स में चली जाती है। और फिर लंग्स से वो शरीर से बाहर निकल जाती है जब तुम सांस बाहर फेंकते हो। तो अगेन वही चीज हो जाती है। पल्मोनरी डिफ्यूजन अगर अच्छा तब होता है, अच्छा होता है तो तुम्हारी फिटनेस अच्छी हो जाती है। मतलब तुम्हारी फिटनेस को एक डिटरमाइन करने वाला फैक्टर है ये। जितना ज्यादा पल्मोनरी डिफ्यूजन हो रहा होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी ऑक्सीजन लंग्स से तुम्हारे शरीर में पहुंच रही होगी। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना कम डिफ्यूजन होगा उतनी ही कम ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी। और ये डिफ्यूजन ज्यादा कैसे होगा, अगेन वही चीज हो जाती है। जब तुम रोजाना ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी यहाँ पर भी रिजर्व कैपिलरीज होती है, वो खुल जाती है। और ज्यादा ज्यादा साइट्स मिल जाती है हमारे शरीर को जिससे ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। तो पल्मोनरी डिफ्यूजन एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से एंड्योरेंस अफेक्ट होती है तुम्हारी। एक है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब ये है
जब भी तुम रनिंग करते हो तो तुम्हें थकान फ़ील होती है। तुम्हारे मसल्स में ऐसा लगता है कि मसल्स भारी हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, मसल्स भर रहे हैं, थकान सी फ़ील होती है। वो एक केमिकल की वजह से होती है जिसे लैक्टिक एसिड बोला जाता है। और वो थकान भी एक लेवल के बाद शुरू होती है। तुम्हें एक लेवल तक रनिंग करनी होती है, उसके बाद तुम्हारे शरीर के अंदर वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। अगर तुम दौड़ना शुरू करो, मान लो 100 मीटर की अगर रेस करते हो, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। लेकिन तुम अगर स्पीड के साथ 400 मीटर की रेस करोगे, 200 से ज़्यादा मीटर पे दौड़ोगे, तो तुम्हारे शरीर के अंदर वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड हर किसी के शरीर के अंदर अलग-अलग लेवल पे बनता है। जिसकी ज़्यादा फ़िटनेस होती है अच्छी, उसका देर से बनेगा, जिसकी कम फ़िटनेस होगी उसका जल्दी बन जाएगा। तो जिस लेवल पे ये बनना शुरू होता है किसी भी शरीर के अंदर, उसे थ्रेशोल्ड कहा जाता है, कि उसका क्या लेवल है, कब उसके शरीर में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो रहा है। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो जगह होती है जहाँ से तुम्हारा लैक्टिक एसिड शरीर में बनना शुरू होता है और ये भी एक फैक्टर होता है जो तुम्हारी एंड्योरेंस को डिटरमाइन करता है। जिसका देर से बनेगा उसकी ज़्यादा अच्छी फ़िटनेस होगी, जिसका जल्दी बन जाएगा उसकी कम फ़िटनेस होगी। इसके बाद है रेड मसल्स फाइबर। इसके बारे में पता नहीं 11th में तुम्हें बताया था, नहीं बताया था, मेरे ख़्याल से बताया था मैंने कि 2 तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर। स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। स्लो जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, फास्ट जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 3 तरीके के मैंने कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। जो सबसे पहला वाला उसके अंदर ज़्यादा रेड मसल्स फाइबर है। बीच के अंदर रेड और व्हाइट जो है वो बराबर है और लास्ट वाले में व्हाइट वाले ज़्यादा हैं। तो जिनमें रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं उनकी एंड्योरेंस एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, स्टैमिना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो इससे होता क्या है कि ये जो रेड मसल्स फाइबर होते हैं, ये एक्टिविटी को देर तक करने के लिए तुम्हें हेल्प करते हैं। तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ज़्यादा एनर्जी एटीपी का निर्माण करते हैं ताकि तुम्हें एनर्जी की सप्लाई होती रहे। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के अंदर हेल्प करते हैं जिसके रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं। जिसके व्हाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, जिस शरीर के अंदर, उसके अंदर वो पावर एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 100 मीटर की जो रेस होती है वो स्पीड की रेस है, पावर की रेस है। उसमें ताकत लगानी पड़ती है। उसमें स्टैमिना की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेकिन उसमें वही लोग अच्छा कर पाएँगे जिसके व्हाइट मसल्स ज़्यादा होंगे, व्हाइट मसल फाइबर जिनमें ज़्यादा होंगे। कुछ लोग होते हैं मिक्स होते हैं, ज़्यादा जितने व्हाइट होते हैं उतने ही रेड होते हैं। तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो जिसमें पावर और एंड्योरेंस दोनों से रिलेटेड होती है। दोनों से रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल ऐसी चीज़ें जिसमें पावर भी लगानी है, मतलब कि तुम्हें तेज़ भी भागना है तो और रुकना भी है और लेकिन वो गेम भी 90 मिनट की चलती है फुटबॉल जैसी गेम। तो यहाँ पे ऐसे मसल फाइबर्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हर एक्टिविटी के अंदर अलग-अलग तरीके की मसल फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी पता लग गया रेड मसल फाइबर जिसमें ज़्यादा होंगे वो एंड्योरेंस एक्टिविटी यानी स्टेमिना वाली एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये भी एक फैक्टर है कि किसी में कौन से मसल फाइबर्स हैं। हाइड्रेशन एक बड़ा फैक्टर होता है एंड्योरेंस एक्टिविटी के अंदर। अगर आप दौड़े जा रहे हो और अपने शरीर को पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हो, हाइड्रेट नहीं रख रहे हो, पानी नहीं पिला रहे हो, तो तुम्हारे शरीर के अंदर लिक्विडिटी जो होती है खून के अंदर वो कम हो जाती है, वाटर लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी फेंट हो जाती है, काम करना ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। पानी की सप्लाई, पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड्योरेंस एक्टिविटी में स्पेशली। वैसे तो पानी की ज़रूरत हर एक्टिविटी के अंदर होती है, पर एंड्योरेंस में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो ये फैक्टर थे, जो एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, कि स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं। स्ट्रेंथ सबसे पहले स्ट्रेंथ होती क्या है? स्ट्रेंथ मैंने बताया था एक ऐसा फिटनेस कंपोनेंट है जो ये देखता है कि तुम्हारे मसल्स कितने ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी एक्टिविटी के अंदर कितनी ज़्यादा फ़ोर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा बल लगा सकते हैं तुम्हारे मसल्स।
3 तरीके की स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी 11th में हमने। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अब अलग-अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है, वो अलग-अलग एक्टिविटी में काम आती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है आपको एक ही रिपिटिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक रिपिटिशन करना है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है। तो ये होती है तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जबकि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होती है कि आप वेट को उठाएँगे, ज़्यादा वेट को नहीं उठाते, लेकिन उसको कितनी देर तक उठा के रख सकते हो और या फिर उस वेट के साथ कितने ज़्यादा रिपिटिशंस कर सकते हो। तो अलग-अलग तरीके की स्ट्रेंथ होती है और अलग-अलग फैक्टर्स उनको डिटरमाइन करते हैं। कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है मसल क्रॉस सेक्शन एरिया। मसल क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है मसल्स का साइज़ कितना बड़ा है और उसने कितना एरिया कवर कर रखा है। आप लोगों ने देखा होगा जो जिम में लोग जाते हैं उनके बॉडी ज़्यादा बनी होती है, मसल्स ज़्यादा बने होते हैं, तो वो ज़्यादा वेट को भी उठा पाते हैं। जिम वाले जो होते हैं उनके मसल्स ज़्यादा बने होते हैं, उनके ज़्यादा मसल्स होने की वज़ह से वो ज़्यादा फ़ोर्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ज़्यादा मसल बनने से क्या होता है, उनका एरिया बढ़ जाता है, मसल्स का एरिया बढ़ जाता है, जिससे वो ज़्यादा फ़ोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना? मसल फाइबर की अरेंजमेंट जिस तरीके से होती है, उससे भी उसका एरिया कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। जो दूसरा फ़ोटो आप देख रहे हो, अगर मसल्स लंबाई में है, मसल फाइबर की अरेंजमेंट अगर लंबाई में है तो उनका एरिया कम होता है। लेकिन अगर वो डायगोनल होते हैं तो उनका एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर डायगोनल मसल्स की अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ोर्स प्रोडक्शन हो रही होती है। ये मसल फाइबर का टाइप है, छोटा है यहाँ पे मसल फाइबर और ये बड़े मसल फाइबर को दिखा रहा है। तो मसल फाइबर तुम्हारे बड़े कब हो जाते हैं, जब तुम जिम करते हो, वेट उठाते हो, तो तुम्हारे शरीर को, मसल्स को ऐसा लगता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ये वेट उठाना। जब वेट उठाना रिक्वायरमेंट है तो उसी के हिसाब से हमारा शरीर हमारे मसल्स को भी बना देता है, उनके साइज़ को बढ़ा देता है। और साइज़ को बढ़ा देता है तो उससे तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, ताकत ज़्यादा आ जाती है तुम्हारे में। मसल फाइबर लेंथ की वजह से भी तुम्हारी स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है, उतना ज़्यादा फ़ोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं तुम्हारे मसल्स। इसके बाद मसल फाइबर अरेंजमेंट, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर लंबाई में मसल होते हैं, तो उनकी फ़ोर्स प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन अगर डायगोनल होते हैं, तो उसकी फ़ोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ये जो लंबाई में जो मसल्स होते हैं, उन्हें फूसीफॉर्म टाइप ऑफ मसल्स कहते हैं और जो डायगोनल होते हैं, उन्हें पेनिफॉर्म भी कहते हैं। फूसीफॉर्म में क्या होता है, मसल फाइबर अरेंजमेंट लंबाई में है। जैसे तुम्हारे बाइसेप्स मसल है, बाइसेप मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर की अरेंजमेंट है, वो लंबाई के अंदर है। तो तुम हाथ से ज़्यादा वेट उठा नहीं सकती हो। लेकिन जो तुम्हारे डायगोनल अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे तुम ज़्यादा फ़ोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे तुम्हारे बैक मसल्स है, तुम्हारे जो जिसे हम वी शेप मसल कहते हैं पीछे, या फिर तुम्हारे थाई के मसल्स हैं, थाई के अंदर या थाई के बैक साइड पे जो मसल्स हैं, या काफ मसल्स हैं, ये डायगोनल मसल्स होती हैं और डायगोनल मसल्स के अंदर ज़्यादा वेट उठा पाते हो तुम। भाई माइक को ऑफ रखना, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है माइक ऑन करके, लेकिन तब तक माइक को ऑफ रखना। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होता है। देखो होता क्या है कि तो हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है, वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। हमारे ब्रेन से जो नर्व्स आ रही है, उनसे कंट्रोल होता है और वो नर्व्स जो होती है, वो मसल फाइबर से जुड़ी हुई होती हैं। एक जो नर्व होती है, वो कई हज़ारों माई फाइबर से जुड़ी होती है और जब भी तुम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो अ, होता क्या है कि उस एक्टिविटी के अंदर सारे के सारे मसल फाइबर्स एक साथ काम नहीं करते हैं। पहले हमारे शरीर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें कितने फोर्स की ज़रूरत है। तो थोड़े बहुत मसल फाइबर उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब
जरूरत पड़ती है तो और मसल फाइबर्स भी आते हैं, वरना अगर काम उतने ही मसल फाइबर से हो जाता है तो उसी से कर लेते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स क्या कहता है कि आपके नर्व्स कितने मसल फाइबर्स को वो कर रहे हैं, इनर्वेट कर रहे हैं कि वो काम करना शुरू करें। ब्रेन से एक सिग्नल आता है, वो मसल फाइबर के पास जाता है और कुछ मसल फाइबर एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि और मसल फाइबर की जरूरत है तो फिर सिग्नल आता है, फिर और मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है। तो एक बार में जितने ज्यादा मसल फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, इससे भी डिसाइड होता है कि तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। तो मसल फाइबर्स, ये नर्व और मसल्स, ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, ये भी हमारे स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। कितने हमारे मसल फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं नर्व से। इसके बाद नेक्स्ट है एज। एज के अंदर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ कम होती रहती है। ठीक है। और यंग एज के अंदर जब जो तुम्हारी एज, जब तुम्हारा बढ़ता हुआ शरीर है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। 20, 30, 40 तक ये जो होगी, इसकी स्ट्रेंथ 20 की एज तक तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर तुम इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, 20 से लेकर 30 तक तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर ग्रेजुअली बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस स्ट्रेंथ में बढ़ावट होगी। अगर तुम रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हो तो कंपैरेटिवली 40 तक तुम उसे बढ़ा सकते हो। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो 30 के बाद वो घटना शुरू हो जाएगी। तो 40 के बाद, उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ में और एक्सरसाइज करने वालों की और नॉन एक्सरसाइज करने वालों की तुम फर्क देख सकते हो कि कितना स्ट्रेंथ में अंतर होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, पार्क में जाके वर्कआउट कर रहे हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा देर तक मेंटेन रहती है और कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है उन लोगों से जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो एज भी एक फैक्टर है। एज के जैसे-जैसे बढ़ती है तो स्ट्रेंथ तो कम होती है, ये तो होगा भी, लेकिन एक्सरसाइज के साथ तुम उसे स्लो कर सकते हो। जेंडर एक का होता है, मेल और फीमेल की स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है। मेल के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, फीमेल के कंपैरिज़न के अंदर। चाहे किसी भी एज पे देख लो आप। अ, यहाँ पे जो ग्रिप स्ट्रेंथ है, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ है, उसका एक डाटा दिया हुआ है। ग्रीन वाला जो बार है वो मेल के लिए और ब्लू वाला फीमेल के लिए। सभी केसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि मेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फीमेल से। तो आपका जेंडर जो होता है वो भी ये डिसाइड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। टाइप ऑफ मसल फाइबर, ये भी यहाँ पर भी इसका भी रोल होता है। जैसे मैंने बताया था कि रेड मसल फाइबर्स जो होती हैं, वो स्टेमिना वाली एक्टिविटी, एंड्योरेंस वाली एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, लेकिन व्हाइट वाले जो होते हैं वो पावर एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो अगर जिसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा जल्दी से डेवलप होती है, ज़्यादा तेज़ी से वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकता है। अगला फि अगला हमारा मोटर कंपोनेंट है स्पीड। तो हम देखेंगे कि स्पीड को कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं। तो स्पीड को शो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि हम 100 मीटर रेस को देखें, हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, अ, जिसमें जिन लोगों के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होंगे, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगेन अभी इसके बारे में मैंने बताया था। रेड में तो जिसमें ज़्यादा होंगे एंड्योरेंस ज़्यादा होगी, लेकिन व्हाइट जिसमें होगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा फ़ोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा कम टाइम के अंदर, और ज़्यादा फ़ोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो व्हाइट मसल फाइबर जो 100 मीटर स्प्रिंटर्स होते हैं, उनके अंदर व्हाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। जो मैराथन रनर्स होते हैं, उनके अंदर रेड मसल्स फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। और न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स अगेन वही चीज़ आ जाती है, स्ट्रेंथ के अंदर भी थी ये, स्ट्रेंथ में थी तो स्पीड में भी होगी। कि कितने आपके जो नर्व्स हैं, कितने मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए और कितना तेज़ी से कर देते हैं उनको एक्टिवेट। तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होता है। जितना ज़्यादा वो तेज़ी से
और जितना ज़्यादा मसल फाइबर को एक्टिवेट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एटीपी एनर्जी स्टोर। हमारे मसल फाइबर्स के अंदर एटीपी एटीपी होते हैं। एटीपी इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, जो जल्दी जैसे ही वो टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को दिखा रही है, जो डायग्राम है यहाँ पे एटीपी आता है। एटीपी आता है और वो टूटता है, और यहाँ पे ये जब खींच रहा है, ये रस्सियाँ खींच रही है, तो इसका मतलब हमारे मसल्स छोटे हो रहे हैं। तो एटीपी एनर्जी स्टोर जितना ज़्यादा अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड होती है। एटीपी बन प्रोडक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है और कितना हमारा एटीपी का स्टोर है। एटीपी क्या है? अभी बताया था, मॉलिक्यूल्स हैं जो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। हमारे खाने से एटीपी बनती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके एटीपीज़ बनाते हैं एनर्जी के लिए। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक फैक्टर है जिसकी वजह से स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। अब हमारे पैरों की जो स्टेप्स हैं, स्ट्राइड लेंथ, कि हम कितने लंबे स्टेप्स के साथ रनिंग कर रहे हैं। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी उसके स्टेप्स ज़्यादा लंबे होंगे। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी उसके स्टेप्स कम होंगे। तो ये अकेला फैक्टर नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा स्पीड को अचीव कर पाएँगे। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी पर आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारे शरीर की रेंज ऑफ मोशन, कि तुम्हारा शरीर कितना मोड़ सकता है। इसको कौन-कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले है जॉइंट का आर्टिकुलेशन, कि किस टाइप का जॉइंट है। तो पहले डायग्राम में देख रहे हो ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, और दूसरे डायग्राम ये हिंज का जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट हमारे शोल्डर के अंदर है और हमारे हिप में है, ये वाला। ये जो जो गोल डंडा है, और ये जो ऊपर-नीचे हो रहा है डंडा, ये हमारे कोहनी के अंदर है, घुटने के अंदर है, नी और एल्बो के अंदर। तो हमारी नी और एल्बो को आपने देखा, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ऊपर-नीचे ही मूव करेगी, लेकिन जो हमारे शोल्डर या हिप जॉइंट है, वो अलग-अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये 360 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट कर सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट वाले। लेकिन जो हमारी एल्बो है वो 180 से ज़्यादा की डिग्री पर से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। तो किस तरह का जॉइंट है, ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, कि हमारे मसल्स कितना खींच सकते हैं। हमारे मसल्स, और उसके साथ आखिरी में जो ये व्हाइट पार्ट होता है, ये टेंडन होता है। तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, ये कितने ज़्यादा खींच सकते हैं। जिनकी ज़्यादा ये ज़्यादा लचीले होते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उन लोगों के अंदर। तुम्हारे लिगामेंट्स लिगामेंट्स वो होते हैं पार्ट जो तुम्हारे जॉइंट को बांध के रखते हैं। ये घुटने का जॉइंट है और इसमें ये अलग-अलग लिगामेंट्स को दिखाया हुआ है। तो ये लिगामेंट्स की अगर स्ट्रेचेबिलिटी, इनमें ज़्यादा इलास्टिसिटी, रबड़ की तरह इलास्टिसिटी क्या होती है? रबड़ वाली क्वालिटी। तो अगर इनके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो तुम्हारे जॉइंट ज़्यादा खींच सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी कम है तो कम खींच पाएँगे। डिज़ीज़, कई लोगों को बीमारी होती है, पार्किंसन या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनके अंदर बीमारी होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। दर्द की वजह से वो जॉइंट को ज़्यादा मूव नहीं कर पाती हैं। तो ये एक फैक्टर है जो तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी को अफ़ेक्ट करता है। ऐज, कम उम्र के अंदर शरीर के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जॉइंट ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो ऐज एक फैक्टर है। जेंडर, फीमेल के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन कंपैरिज़न टू मेल। ठीक है? तो अभी मैं इस टॉपिक को, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी, ज़ूम का ये कॉल खत्म हो जाएगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना हम 12 बजे जो क्लास करेंगे उसमें तुम अपने डाउट आके पूछ सकते हो। अभी ये क्लास अभी बंद हो जाएगी, कभी भी बंद हो सकती है।
अगर किसी ने कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में सब लोग अपनी अटेंडेंस डाल देना, ज़रूर डाल देना चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। चैट बॉक्स में अपने नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर ज़रूर डाल देना। इस वीडियो का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा ये लेक्चर। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हेलो सर। हाँ जी, बोलो।